करंट अफेयर्स विद राजपूत सर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 10 अप्रैल 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, अप्रैल 2026 में रसायन एवं पेट्रोकेमिकल विभाग डीसीपीसी के सचिव के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? हु एज्यूम्ड चार्ज एज सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स डीसीपीसी इन अप्रैल 2026? तो इसका करेक्ट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, तेजबीर सिंह। ये पिक्चर में आपको दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम है तेजवीर सिंह। इन्होंने हाल ही में डीसीपीसी या डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स के सेक्रेटरी के रूप में पदभार ग्रहण किया है। कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। तेजवीर सिंह जो सचिव हैं रसायन एवं पेट्रोकेमिकल विभाग के, और ये विभाग जो है किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय या मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। वहीं तेजवीर सिंह जो है पंजाब कैडर के आईएएस अधिकारी हैं और 1994 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर। डीसीपीसी या डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स भारत में रसायन एवं पेट्रोकेमिकल उद्योग से संबंधित नीतियां बनाता है। क्या काम है इसका डीसीपीसी का? रसायन और पेट्रोकेमिकल उद्योग से संबंधित पॉलिसीज या नीतियां बनाना। ठीक है। वही बात करते हैं, ये विभाग औद्योगिक विकास एवं उत्पादन को भी बढ़ावा देता है और साथ में पेट्रोकेमिकल सेक्टर भारत की अर्थव्यवस्था के लिए भी महत्वपूर्ण है। डीसीबीसी जो है टोटल पेट्रोकेमिकल्स और जो रसायन उद्योग होते हैं उनको कैसा बेहतर बनाया जाए, किस तरीके से बेहतर संचालित किया जाए, इस पर काम करता है। इसी के सेक्रेटरी जो बने हैं वो तेजवीर सिंह बने हैं। तो इतने फैक्ट्स आप लोग याद रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अप्रैल 2026 की आरबीआई की पहली द्विमासिक मौद्रिक नीति में रेपो रेट कितने प्रतिशत पर यथावत रखा गया है? इन आरबीआई फर्स्ट बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ अप्रैल 2026 द रेपो रेट वॉज केप्ट अनचेंज्ड एट व्हाट परसेंटेज? तो इसका करेक्ट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 5.25। हाल ही में आरबीआई जो द्वारा रेपो रेट निर्धारित किया गया है, कितना निर्धारित किया गया? 5.25। मतलब पहले भी इतना था और अभी भी इतना है, कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। तो आरबीआई की जो गवर्नर है वो है संजय मल्होत्रा। ये याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। करंट के आरबीआई गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। इन्होंने ही 8 अप्रैल 2026 को घोषणा की है। वहीं एसडीएफ जो है वो 5% रखा है। एसडीएफ मतलब स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी या स्थायी जमा सुविधा। एमएसएफ या मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी की दर रखी है 5.50%। और वहीं पिछले बार की जीडीपी की बात करें तो पिछली बार जीडीपी 7.6% थी और करंट में जीडीपी निर्धारित हुई है 6.9%। तो ये सारे आंकड़े आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है। एक लास्ट चीज़ है सीपीआई या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, इसको रखा गया 4.6%। तो इतने आंकड़े आप लोग याद रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। आईएसएसएफ वर्ल्ड कप ग्रेनाडा 2026 में 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? Who won the gold medal in the 10-meter air pistol mixed team event at ISSF World Cup Grenada 2026? इसका करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर बी, पलक गुलिया एंड मुकेश नेलावली। पलक गुलिया और मुकेश नेलावली ने आईएसएसएफ वर्ल्ड कप ग्रेनाडा 2026 में 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम में स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। कालई 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना है ना, या कलाई एचईपी किस नदी पर विकसित की जाएगी? द कलाई 2 हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट विल बी डेवलप्ड ऑन विच रिवर? तो उसका करेक्ट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, लोहित नदी या लोहित रिवर। ठीक है, ये जो है इमेज में दिख रहा है ये है कलाई 2 हाइड्रोइलेक्ट्रिक परियोजना। इसकी शुरुआत जो है केंद्र सरकार द्वारा की गई है और ये लोहित नदी पर इसका निर्माण किया जाएगा। कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। तो हाल ही में कैबिनेट की बैठक हुई थी जिसमें कलाई 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना को मंजूरी दी है। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा की गई थी। लागत की बात करें तो लगभग 14,105 करोड़ इसकी लागत है और ये अरुणाचल प्रदेश के अंजा जिला में इसकी स्थापना की गई है। बहुत महत्वपूर्ण है ना। कलाई 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ पर लॉन्च किया गया है? अरुणाचल प्रदेश में। लागत कितनी है? 14,105 करोड़। किस नदी पर है? लोहित नदी पर है। कितनी इसकी क्षमता है? लगभग 1200 मेगावाट इसकी क्षमता है। 1200 मेगावाट उत्पादन, बिजली का उत्पादन करने में सक्षम रहेगा। वार्षिक उत्पादन लगभग 4,852 मिलियन यूनिट का करने में सक्षम रहेगा, है ना।
और लोहित बेसिन की ये पहली जल विद्युत परियोजना है। जो लोहित बेसिन हाल ही में बनाया गया है, इसकी पहली जल विद्युत परियोजना कौन सी है? कलाई 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना है ना। इसकी अवधि 78 महीने रखी गई है। उसका संचालन टीएचडीसी इंडिया और अरुणाचल प्रदेश की सरकार द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से संबंधित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद या यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के प्रस्ताव को किन देशों ने वीटो किया है? Which countries vetoed the United Nations Security Council resolution related to the Strait of Hormuz? इसका करेक्ट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, रशिया एंड चाइना। हाल ही में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें 11 से ज़्यादा देशों ने भाग लिया था। और प्रस्ताव ये पारित हुआ था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहाँ पर ऑयल से संबंधित व्यापार होता है, ये इमेज में दिख रहा है, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, इसको खोलने के संबंध में लगभग सभी देशों ने समर्थन किया था। लेकिन रशिया और चाइना, जो कि स्थायी मेंबर हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, इन्होंने वीटो पावर का यूज़ करके इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। ठीक है, कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पुनः खोलने से संबंधित प्रस्ताव था, जिसे रशिया और चाइना द्वारा अपनी वीटो पावर का यूज़ करके खारिज कर दिया। 11 देशों का समर्थन प्राप्त था, है ना। और इसका उद्देश्य क्या था? सुरक्षित नौवहन और तेल आपूर्ति की सुरक्षा। जैसे कि आपको पता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो ईरान में स्थित है, यहाँ पर ऑयल का काफ़ी व्यापार होता है, शिप के माध्यम से ऑयल का परिवहन किया जाता है। हाल ही में ईरान और अमेरिका के बीच जो वॉर चल रही थी, इसके चक्कर में ईरान द्वारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया था, या काफ़ी टोल वगैरह लगाया जा रहा था, वहाँ सुरक्षित नहीं था। तो इसको खोलने के लिए कहीं ना कहीं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में बैठक हुई थी, जिसमें लगभग 11 देशों का समर्थन था, लेकिन रशिया और चाइना द्वारा वीटो पावर का यूज़ करके इसे खारिज कर दिया। सवाल उठता है, वीटो पावर क्या होती है? देखिए, वीटो पावर जो होती है, जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में बैठक होती है, कोई भी प्रस्ताव उसमें पारित होता है, सभी देशों का समर्थन होता है, तो उस काउंसिल के जो स्थायी सदस्य हैं, 5 स्थायी सदस्य हैं उस काउंसिल के, है ना, उन 5 स्थायी सदस्य में कोई भी यदि वीटो पावर का यूज़ कर लेता है तो वो प्रस्ताव खारिज हो जाता है। मतलब एक प्रकार से वीटो पावर मतलब असहमति, किसी एक देश की असहमति पूरे प्रस्ताव को खारिज कर सकती है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आप याद रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। बीओबी संवाद नामक एआई आधारित बहुभाषी संचार प्लेटफॉर्म किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है? विच बैंक लॉन्च्ड द एआई बेस्ड मल्टीलिंगुअल कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म बॉब संवाद? इसका करेक्ट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, बॉब से आप समझ गए, बीओबी मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा, है ना। बैंक ऑफ बड़ौदा ने बॉब संवाद नामक ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, और ये एप्लीकेशन जो है वो एआई आधारित बहुभाषी संचार प्लेटफॉर्म है। बहुभाषी मतलब बहुत सारी इसमें भाषा हैं, लगभग 22 भाषा हैं। बहुत सारी में कितनी भाषा हैं? लगभग 22 भाषा शामिल है ना। और इसका जो उद्देश्य है वो ग्राहक और बैंक स्टाफ के बीच भाषा बाधा समाप्त करना। कई स्टेट ऐसे होती हैं जब बैंक स्टाफ किसी और स्टेट से आए हुए रहते हैं और ग्राहक वहाँ का लोकल होता है, तो कई बार कम्युनिकेशन बैरियर्स देखने को मिलता है ना। बैंक स्टाफ को वो लैंग्वेज नहीं आती जो कस्टमर बोल रहा है, या कस्टमर को वो लैंग्वेज समझ नहीं आती जो बैंक स्टाफ बोलना चाह रहा है। तो कहीं ना कहीं इसी से प्रताड़ित होकर और इसको ओवरकम करने के लिए बीओबी संवाद नामक प्लेटफॉर्म, एआई आधारित जो प्लेटफॉर्म है, ये लॉन्च किया गया है ना। इसको जो है एम नागराजू, जो कि सेक्रेटरी हैं वित्तीय सेवा विभाग के, है ना, आईएएस अधिकारी हैं ये, और इन्हीं के द्वारा ये बॉब संवाद नामक प्लेटफॉर्म जो एप्लीकेशन है ये लॉन्च की गई है। वहीं प्रारंभ में इसे लगभग 250 शाखाओं में लागू किया जाएगा। 250 कौन सी शाखा? बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा है। ठीक है, तो इतने फैक्ट्स आप बॉब संवाद से रिलेटेड याद रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। जिंदल स्टेनलेस ने अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? इंपॉर्टेंट है ये भी, है ना। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट एवर ब्रांड एम्बेसडर ऑफ जिंदल स्टेनलेस? तो इसका करेक्ट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, रणवीर सिंह। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, रणवीर सिंह। ये फोटो में दिख रहा है रणवीर सिंह है। हाल ही में इनकी मूवी भी काफ़ी प्रचलित है, धुरंधर फर्स्ट और सेकंड पार्ट दोनों काफ़ी फेमस हुए हैं। इन्हीं की इनको इतना फेमस होने की वजह से जिंदल स्टेनलेस द्वारा इन्हें अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। मतलब जिंदल स्टेनलेस से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स के या जो भी उनका ब्रांड है उसका प्रमोशन करने के लिए रणवीर सिंह को आगे किया जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। इंटेल ने एशिया प्रशांत और जापान एपीजे क्षेत्र के लिए वाइस प्रेसिडेंट और मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी किसे नियुक्त किया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द वाइस प्रेसिडेंट एंड मैनेजिंग डायरेक्टर फॉर एपीजे रीजन बाय इंटेल? एपीजे मतलब एशिया पैसिफिक जापान रीजन। इसका करेक्ट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी,
संतोष विश्वनाथन, ये फोटो में दिख रहे हैं, यही है संतोष विश्वनाथन। इन्हीं को इंटेल द्वारा एपी जैन या फिर एशिया पैसिफिक जापान रीजन का एमडी नियुक्त किया गया है। ठीक है गाइस, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब